बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या वाकई आईएसआई मुलव्वस थी या नहीं थी, क्योंकि इंडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये सारा ऑपरेशन आईएसआई का था और उसने हसीना वाजद की गवर्नमेंट को वहाँ पे गिराया और जो पब्लिक बाहर निकली थी उसको स्पॉन्सर किया था अफवाज पाकिस्तान ने। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या वाकई राह वहाँ पे नाकाम हो गई और इस नाकामी को भी अफवाज पाकिस्तान का या आईएसआई का कमाल समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताएंगे। और ये जो नई गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश के अंदर, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी और ये कितना अरसा चलेगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कहा जा रहा है पाकिस्तान ने 53 साल के बाद अपना बदला ले लिया। क्या ये बात ठीक है? ये बात क्यों की जा रही है, ये आपको डिटेल से बताएंगे। शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है 45 मिनट में। उन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है कि अब इस्तीफ़ा दें, नहीं तो शायद कुछ और हो सकता था। अलबत्ता वो इस्तीफ़ा देती हैं, मुल्क छोड़ के वो इंडिया चली जाती हैं। उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं, क्या दुनिया में उन्हें कोई एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। वो गवर्नमेंट कौन बनाता है, उसमें कौन कौन होता है, ऐसे ऐसे हैरान कुन वहाँ पे आपको अशखास नजर आएंगे कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये लोग भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट चलेगी या नहीं चलेगी, और इस पूरे ऑपरेशन में ये जो इनकलाब आया, इस इनकलाब में आईएसआई का क्या हाथ था, जबकि इंडिया पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ये आईएसआई ने करवाया। ये पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट, एक पूरा स्पेशल व्लॉग हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फ़र्क इस तरह है कि जो बांग्लादेश है ना, ये क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था और मशरक़ी पाकिस्तान था। मशरक़ी पाकिस्तान इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इंडिया के मशरक़ में था। और बल्कि एक बार इस तरह हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहाँ मैंने स्टूडेंट से पूछा, और बड़े एमए के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा कि ये बताएं कि मशरक़ी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान क्यों कहा जाता था। अच्छा, आप ये सुनकर हैरान हो गए कि किसी एक को भी पता नहीं था। अच्छा, वो सब जो थे ना, कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। किसी ने कहा जी अंग्रेज़ों ने लिख दिया उसको ईस्ट पाकिस्तान, तो उसके बाद उसको मान लिया गया। फिर अंग्रेज़ों ने लिख दिया उसे ईस्ट इंडिया, तो फिर ईस्ट इंडिया बन गया। एक स्टूडेंट ने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे सबसे पहले आई थी, तो इसलिए उसको ईस्ट इंडिया या ईस्ट पाकिस्तान कह दिया गया, वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि यार ये बड़ा सिंपल है कि वो मशरक़ी साइड पे है इसको इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता है। ये मगरबी पाकिस्तान इसको इसलिए कहा जाता था कि मगरब की साइड पे था, दरमियान में इंडिया था, तो सूरज उस साइड से निकल के इस साइड पे ग्रूब होता है, तो इतना फ़र्क था। लेकिन ज़ाहिर है लोग उसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नाम देते रहे। लेकिन बहरहाल वो एक मशरक़ी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था और वहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और बल्कि जो पाकिस्तान की तहरीक है वो स्टार्ट ही वहीं से हुई थी। जो पहली मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी थी वो वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में बनी थी, बंगाल में बनी थी। और ये बनी थी उस वक्त जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर ही नहीं हुई थी। अभी मुस्लिम लीग सोच रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि क्या हमें नया मुल्क बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो वहाँ पे बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन गई थी और वहाँ पे ठीक ठाक हुकूमत रही सबकी। तो इतना पुराना है। और बल्कि ये जो हमारी मुस्लिम लीग है ये भी वहाँ पे बनी, कांग्रेस भी बंगालियों ने बनाई थी। बहरहाल तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर था कि एक ऐसा हिस्सा उससे अलग हो गया जहाँ से सारी चीज़ें चली थीं। ये जो मगरबी पाकिस्तान के जो इलाके हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, और कभी बंगालियों ने भी नहीं सोचा था। बस ये था कि एक लूज सी एक अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसमें ये भी हमारे साथ हों या ये भी इंडिया के साथ हों, इस टाइप का कोई था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बन गया। और जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा पाकिस्तान से, तो आप यकीन करो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सफ़े मातम बिछ गई थी। बल्कि शुरू में तो आज भी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 16 दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तान में हर शहरी उदास होता है। उसे महसूस होता है कि उसका एक बहुत बड़ा जिस्म का हिस्सा काट दिया गया था या उसका कोई अजीज़ था जो फौत हो गया था, इतना ज़्यादा। तो जब ये मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो फिर ढाका जो था प्रॉक्सी बन गया। वहाँ पे रॉ के भी बहुत ज़्यादा एजेंट्स होते थे और वहाँ पे आईएसआई के एजेंट्स भी थे। और वो जो आईएसआई के एजेंट्स थे वो जमात इस्लामी के साथ लिंक्ड थे, फिर वो बिहारियों के साथ लिंक्ड थे, उनके बेचारों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त किए और आज भी उनकी शनाख्त नहीं है वहाँ पे, उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिले, तो उनके साथ भी एसोसिएट थे। फिर
वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बंगाली थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, जो प्रो पाकिस्तानी थे, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो बांग्लादेश की तरफ चले जाएं। तो उनके भी राब्ते थे। तो वहाँ पे वो जो राब्ताकार थे या जो प्रो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान को फीड करते रहते थे और पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख़यालात का इज़हार भी करते थे और उनको बताते भी रहते थे कि सूरत हाल ये है और आप यहाँ पे कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करें तो इसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और फिर ये भी जहन में रखें कि जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा था तो पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की रियासतों से दिल पे लिया था और मुख्तलिफ़ औक़ात में बांग्लादेश को वापस लाने के कई प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। मसलन जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने 3 खौफनाक जंगें छड़ी। एक तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया जो है वो वहाँ पे बांग्लादेश में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि बांग्लादेश जो इंडिया के हाथ से निकल के पाकिस्तान के साथ मिल जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के स्टार्ट हुए थे वो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में हुए थे। अच्छा। और उन्होंने बाकायदा यहाँ से ऐसे सफारतकार भेजे जो बांग्लादेश को समझते थे। फिर उस गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि आप इस टाइप के सफारतकार यहाँ भेजें जो पाकिस्तान को समझते हैं। और फिर साथ साथ क्योंकि उस वक्त फ़ौजी गवर्नमेंट थी वहाँ पे और ऐसे फ़ौजी लोग वहाँ पे हुकूमत में थे जिन्होंने काकूल एकेडमी के अंदर तरबियत हासिल की थी और उनके बाकायदा यहाँ पे दोस्तियाँ थी बहुत ज़्यादा। उन दोस्तों को कल्टीवेट जनरल ज़ियाउल हक़ ने किया और उस वक्त उन्होंने चाहा कि इंडिया से ज़रा थोड़ा सा फासला रखा जाए और बड़ी हद तक उन्होंने बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। फिर जो ईस्ट पंजाब है, जो इंडियन पंजाब है, वहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने ठीक ठाक किस्म के मामला सेटल किए, ऐसे सेटल किए कि वो ऐसा लग रहा था कि पंजाब टूट जाएगा और खालिस्तान बन जाएगा। तो उसमें उनका फिर इसके अलावा कुछ 11-12 मूवमेंट्स उस वक्त चल रही थी इंडिया के अंदर आज़ादी की, उन सबको जनरल ज़ियाउल हक़ ने स्पॉन्सर किया था और यहाँ पे बाकायदा बड़े बड़े मरकज़ बने हुए थे जहाँ पे बहुत इस किस्म का काम किया जाता था और वहाँ पे लोगों को कल्टीवेट किया जाता था। अगर वो पुराने लोग कभी मिलें और उनके आप इंटरव्यूज़ करें तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि उस ज़माने में पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया। तो वहाँ पे उस वक्त भी जो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भी ठीक ठाक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट की गई थी बांग्लादेश के अंदर, जिसका ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब लाया जा सके और इंडिया से दूर किया जा सके। दूसरी साइड पे क्योंकि वो सारा ऑपरेशन रॉ का ऑपरेशन था, इंदिरा गांधी का ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था, तो वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी अपने बहुत ज़्यादा सेंटर्स बनाए हुए थे, बल्कि वहाँ पे इंदिरा गांधी सेंटर था कि वहाँ पे ये सारी जो वार के अंदर जो कुछ हुआ वो वहाँ पे दिखाया गया था। फिर उन्होंने इंडिया ने एक ऐसा सिलेबस क्रिएट किया वहाँ पे जिसके अंदर 1971 में जो बंगालियों के साथ हुआ या नहीं हुआ वो पोर्ट्रे किया जाता था और नई नस्ल को बताया जाता था कि ये पाकिस्तान बड़ा ज़ालिम है, पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी ज़ालिम है, उसने इतनी ख़वातीन को रेप कर दिया, इतने बच्चों को उन्होंने मार दिया, इतने टुकड़े कर दिए बांग्लादेश के, और ये किया और वो किया वो किया, वो सारी उन्होंने अपने सिलेबस में डाल दिए। फिर वहाँ पे फिल्में बनाई इंडिया ने बहुत ज़्यादा बांग्ला ज़ुबान में और वो लोगों को दिखाई जाती थी। फिर वो हसीना वाजिद को सपोर्ट करते थे, उनको फाइनेंस करते थे। रॉ ने वहाँ पे बाकायदा अपने सेंटर्स बनाए हुए थे, झूठा प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा सेंटर्स बनाए हुए थे और वहाँ पे वो लोगों की ज़हन साजी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार चल रही थी आईएसआई और रॉ के दरमियान, ये एक हकीकत है। और मुख्तलिफ औक़ात में वहाँ पे कई वाक़यात ऐसे होते जाते थे कि कभी आईएसआई कामयाब होगी, कभी रॉ कामयाब होगी, ये चलता रहा। ये जो मौजूदा इशू है इसके अंदर आईएसआई का बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन इस सूरत हाल को उसने इंजॉय ज़रूर किया और कहीं कहीं अगर उनको कोई फैसिलिटेट करने का मौका मिला है तो उन्होंने किया है, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे वहाँ पे। फिर ये जो नौजवान जो मूवमेंट चला रहे थे उनमें से कुछ लोगों के साथ इनके राब्ते भी थे, लेकिन इस तरह नहीं है कि वहाँ पे इन्होंने आग लगा दी हो या को बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर दिया हो। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने पैसे नहीं है कि मामला को सेटल कर ले, बजाय इसके कि इतना ज़्यादा पैसा जो है वो बांग्लादेश के अंदर झोंक दिया जाए। मुझे लगता है कि इस थ्योरी के अंदर कोई हकीकत है। अब दूसरी तरफ रॉ थी और रॉ फुल सपोर्ट कर रही थी हसीना वाजिद को। अब हसीना वाजिद जो थी वो अनपॉपुलर हो गई क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड है और इस्लामी दुनिया के अंदर तो हम कोई बहुत पीर फ़कीर भी हो ना, बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो, तो कुछ अरसे बाद लोग उससे भी बोर हो जाते हैं, तो उसकी करैक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि नहीं, पीर साहब इतने बड़े पीर भी नहीं हैं। जबकि हसीना वाजिद को 20 साल हो गए थे, 15 साल तो मुसलसल हो गए थे, 15.5 साल, तो लोग उनसे उकता भी गए थे। दूसरा, हसीना वाजिद जो थी ना उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप थी, वो एक डिक्टेटर छुपी हुई थी और वो बड़े खौफनाक तरीके से पूरे मुल्क को हैंडल कर रही थी। वो भी लोगों को इसके अंदर भी एतराज़ था। दूसरा ये है कि रॉ उनके साथ बड़ी जुड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने उन्हें अपनी बहन बनाया हुआ था, वो वहाँ पे जाते थे और इवन उस दिन तो ज़रूर जाते थे जब बांग्लादेश बना था 16 दिसंबर, और वहाँ पे खड़े होकर तकरीरें करते थे एंटी पाकिस्तान।
तो वो भी एक प्रेशर था उनके ऊपर, और ऐसा लगता था कि वो इंडियन एक एजेंट हैं जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हैं और वो सिर्फ इंडियन मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। तो अवाम को ये भी चीज़ बुरी लगती थी, क्योंकि जो पाकिस्तान जैसा भी था, हो सकता है कि पाकिस्तान लोग ये महसूस करते हों कि जी पाकिस्तान ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो बरादर इस्लामी मुल्क था, लोगों का बांड था इसके साथ। और जो इंडियन है वो हिंदू फिनोमेना है, उसके साथ उनका बांड नहीं है। तो एक नफ़रत उनके अंदर पाई जाती है, और वो जेनेटिक नफ़रत है, वो आज की पैदा हुई नहीं हुई, पुरानी नफ़रत है। तो वो जो एक सिनेरियो उसमें क्रिएट हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। तो लोग हेट कर रहे थे हसीना वाजिद को, लोग जो थे वो उनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट दे रही थी, और राह जो थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम कर रही थी। इवन जो एम्बेसी है वहाँ पे इंडिया की, हाई कमीशन है, वहाँ पे तो राह के एजेंट्स बैठे हुए थे सारे, तो वो हसीना वाजिद को फुल सपोर्ट दे रहे थे। लोग लिहाजा उस नफ़रत में भी चले गए कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और उस साइड पे जो ISI के लोग थे वो सारी सूरत को एंजॉय कर रहे थे, और कहीं कहीं जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ करते भी थे। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे तब्दीली जो होगी चीज़ें, धड़न तख्ता होगा जो इमरान खान साहब कहते हैं, तो धड़न तख्ता हसीना वाजिद का हो गया। उसके बाद हसीना वाजिद अगर किसी और मुल्क में चली जाती तो शायद सिनेरियो मुख्तलिफ होता। जब वो इंडिया गई और इंडिया ने उनको पनाह दे दी और उनकी हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज लगा दी, और उनके कहने पे उन्होंने अपने उन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जहाँ सरहद मिलती है बांग्लादेश के साथ, तो फिर ये चीज़ कंफर्म होगी कि उनकी एजेंट्स थी। तो उसका भी फ़ायदा ISI ने या पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने बताया कि जनाब आपकी जो लीडर है उसके तो ये लक्षण थे, और वो बाकायदा प्रमोट किया गया। अब दूसरी साइड पे जो इंडियन पोजीशन है वो बड़ी नाजुक है। अब इंडियंस जो है ना इस चीज़ को मानते हैं कि ISI ने कोई कमाल किया वहाँ पे, और पाक फ़ौज या पाकिस्तान वहाँ पे इन्वॉल्व था, लेकिन ओपनली बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उनकी हार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तो हार गए फिर, कि वो इंडिया जो सुपर पावर बनना चाहता है वो ये कहता है कि जनाब हमारी फ़ौज पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करेगी, और राह जो है वो सबसे बड़ी सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो तो फिर हार गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ पे ISI के 10, 15, 20 लोग हैं, और उन्होंने पूरी राह को उड़ा के रख दिया, या उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, और पूरी इंडिया को जिसने पूरा जोर लगाया हुआ है हसीना वाजिद पे उसको शिकस्त दे दी। तो अब अगर नरेंद्र मोदी साहब ये मान जाएंगे तो फिर तो उन्हें राह बंद करनी पड़ेगी, वो सारा डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़ेगा, और अपने मुंह पे कालख बन लेनी चाहिए फिर उनको। तो वो दबे लफ्ज़ों में कहते तो हैं, लेकिन खुल के नहीं कह रहे। क्या नहीं सर, क्योंकि खुल के अगर कहेंगे तो फिर उनकी हार है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और वहाँ पे धड़न तख्ता हो गया है, और एक और 1947 हो गया जिसमें इंडिया को नुकसान पहुँच गया। तो अपनी हार उन्हें तस्लीम करनी पड़ी। अपनी हार वो तस्लीम नहीं कर रहा है। ठीक। तो हकायक ये हैं कि ISI को कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था कि हम ये कहें कि ऑपरेशन लॉन्च हुआ था वो कामयाब हो गए, लेकिन थे वहाँ पे, और इस सारी सूरत को वॉच भी कर रहे थे, और इस सारी सूरत में जहाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। उसमें राह बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, और अगर तादाद देखी जाए पाकिस्तान की और राह की तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर यहाँ पे 10,000 लोग थे तो इस साइड पे मेरा 10, 15, 20 लोग हों, कि अगर इस साइड पे 10,000 लोग थे तो उस साइड पे 10 लोग होंगे। तो इतनी कम तादाद के बावजूद जो है वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ किया इन्होंने। बाकी जो मूवमेंट थी वो इंडिजिनस मूवमेंट थी वहाँ पे, वो लोग खुद निकले बाहर। मैं कुछ यहाँ वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या देखा, हमें तो खूबसूरत लगेगा जी। हमारे भाई बंगाली हैं, उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे बोले, आपको पता है रज़ाकार कहा जाता था जो पाकिस्तान के साथ काम करते थे 71 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का जत्था जा रहा है, ये जत्थे जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हाँ हाँ हम रज़ाकार हैं। रज़ाकार बिल्कुल सही, ठीक है। ये हसीना वाजिद बार बार कह रही थी कि ये रज़ाकार हैं, इनको सजा देना चाहिए, सजा देना। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम रज़ाकार हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरा एक खूबसूरत वाक़या नजर आता है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, नीचे बांग्लादेश का झंडा, दो बच्चे पकड़ के खड़े हैं, और सबसे ऊपर झंडा पाकिस्तान का लहराया जाता है। और ये कहाँ हो रहा है? ये ढाका के अंदर हो रहा है। ये वही स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे ISI जिंदाबाद के नारे लगे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं वहाँ पे, बिल्कुल। और बिहारियों ने जो उनकी कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे उन्होंने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वहाँ पे झंडे लहराए उन्होंने। तो इंडिया का सफ़े मातम तो बनता है, सफ़े मातम बनता है। और जो इंदिरा गांधी सेंटर है उसको जला दिया उन्होंने, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ से राह के सारे एजेंट भाग गए सर, कोई बंदा वहाँ पे नहीं। बाकायदा इंडिया ने अपने जहाज़ भेजे खसूसी, और वहाँ से उन्होंने अपने सारे एजेंट्स इकट्ठे किए
और उनको फिर फौज ने प्रोटेक्शन दी और उसमें वो वहाँ से निकले हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल इसी तरह निकले हैं जैसे ये अफ़गानिस्तान के अंदर जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो जहाज़ गए थे वो इंडिया गए थे, इंडिया से आए थे, इंडिया से गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो उनके एजेंट्स थे उनको सबको निकालना पड़ गया था फौरी तौर पे। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल इसी तरह वहाँ से रा के एजेंट्स को निकालना पड़ गया। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वाक़या ये भी, उस पर बड़ी फुटेजेस हैं, आप शायद अगर देखें तो जहाज़ के जहाज़ भर के उन लोगों के वापस जा रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अगर कोई लोग हैं तो उनका एक भी जहाज़ वापस नहीं आया। तो बड़ी बात है ना ये कि वो कहा जाता था कि जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको हमने खलीज बंगाल में डबो दिया तो वो दोबारा निकल आया। और ऐसा खौफनाक तरीके से निकला है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के पास अब कोई जवाज़ बचा है। चौधरी साहब, पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने कहा था कि जब पूछा जाता है मतलब उन हजरात से कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि इसमें आपका कुछ हाथ था, तो वो मुस्कुरा देते हैं, आगे चले जाते हैं। तो हम भी सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। नहीं, उसमें अब अगले टॉपिक की तरफ। तस्लीम भी नहीं करना चाहिए और इनकार भी नहीं करना चाहिए। जब आपको एक फतह मिली हुई है, आपके गले में हाथ डाला जा रहा है कि आप कामयाब हो गए, तो आप क्यों कहें कि नहीं मेरा हाथ नहीं बनता, ये ले लें वापस? तो आपको तो करना चाहिए, और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, साथ शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हार पहनाया। ठीक है। और ये तस्लीम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तस्लीम करेंगे तो फिर तो इंटरनेशनल केस बन जाएगा। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मुस्कुराएं और आगे जाएं। ठीक है, ठीक है, हम भी मुस्कुरा के आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बन गई है जी। अब बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल हो रहा है? क्या ये गवर्नमेंट चलेगी? और अगर ये गवर्नमेंट चल जाती है तो ये कितना अरसा तक चल सकती है? मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट जो है बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि हालात को नॉर्मल करेगी। और इस वक्त फ़ौरन इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर फ़ौरन इलेक्शन हो जाते हैं तो लड़ाई पड़ जाएगी। ठीक है। अब खालिदा ज़िया साहिबा भी बाहर आ गई हैं, वो ज़ाहिर है उनको भी ज़रा अपनी पार्टी को डेवलप करने में टाइम लगेगा। जमात इस्लामी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, इस बार वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और आप देखिएगा कि 1/3 के करीब जो उम्मीदवार हैं या जीते हुए उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी के होंगे। जमात इस्लामी बड़ी पावर के साथ वापस आ रही है वहाँ पे। ठीक है। खालिदा ज़िया होगी, हो सकता है खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी की कोलिशन बन जाए वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इन दोनों को अपने मामला सेटल करने के लिए टाइम चाहिए। दूसरा, वहाँ पे फसादात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो 2 स्टूडेंट्स को मिनिस्टर बनाया गया उसकी वजह ये है कि वो स्टूडेंट्स को नरम करें, उनको ज़रा ठंडा करें, ताकि ये मूवमेंट इस वक्त ख़त्म हो। फिर जो प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा है उसको ज़रा रिकवर किया जाए। फिर जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं हसीना वाजिद के, क्योंकि 15 साल से बल्कि 20 साल से वो हुक्मरान हैं, उन्होंने हर सिस्टम में अपने लोग डाले हुए हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन सबको बाहर निकाला जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन करवाए जाए। मुझे लगता है 2-1 साल ये सिस्टम चलेगा बुरी हुकूमत जो है, और उसके बाद जब मामलात नॉर्मलाइज होंगे तो फिर ये गवर्नमेंट बनेंगे। और इस दौरान हसीना वाजिद कहाँ जाती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर लेता है या यूरोप उसको एक्सेप्ट कर लेता है या इंडिया उनको परमानेंटली अपने पास रख लेता है, तो फिर भी एक सिनेरियो तब्दील होगा। ठीक है। फिर उनके ज़रिए वो एक शैडो गवर्नमेंट बना के, एक जलावतन हुकूमत बना के वो वहाँ पे फिर फटा करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पे फिर डेवलप करेंगे। तो फिर एक खाना जंगी खुदा न खासा शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि पहले वो देखेंगे हसीना वाजिद का क्या बनता है, कोई उसको बड़ा मुल्क सपोर्ट तो नहीं करता, और फिर वो देखेंगे कि जो हसीना वाजिद के लोग हैं क्या उनको सिस्टम से निकाला जा सकता है। फिर वो लोग देखेंगे कि जो उनकी पैरेलल गवर्नमेंट बन सकती है, क्या वो ज़हनी तौर पे या माशी तौर पे या समाजी तौर पे तैयार हैं, तो उनको भी टाइम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है सरे दस ये 2-1 साल का प्रोजेक्ट है, इतनी जल्दी ये बुरी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं होगी वहाँ पर। ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा। सबसे पहले तो हमारे बंगाली भाइयों के लिए बेस्ट विशेज़। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और जिस तरह की फुटेज हमारे सामने आ रही हैं हमें देख के खुशी हो रही है कि इतना प्रोपोगंडा हुआ उसके बावजूद आप हमसे अलग नहीं हुए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।